दोस्तों नमस्कार। जनचौक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ बलात्कारी है? फॉक्स न्यूज में एंकर रहा है शख्स न केवल दूरदर्शीपंथी और ईसाइयत का कट्टर समर्थक है, बल्कि दूसरे धर्मों से घृणा की हद तक नफरत करता है। क्या आप जानते हैं कि वह इस्लामोफोबिया का शिकार है? क्या आपको पता है कि वह नस्लभेदी है तथा ब्लैक और महिलाओं का खुला विरोधी है? वह न केवल भ्रष्टाचारी है, बल्कि कैदियों के साथ अमानवीय अत्याचार का आरोपी है। क्या आप जानते हैं कि वह LGBT, पर्यावरण और मानवाधिकार जैसे शब्दों से भी घृणा करता है? न तो उसे विविधता पसंद है और न ही वह समावेशी मानसिकता का है। वह शुद्ध रूप से पश्चिम के ईसाई समुदाय के गोरों और उसमें भी केवल पुरुषों के वर्चस्व का समर्थक है। दरअसल अमेरिका में एक बड़ी घटना घटी है, जिसमें अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को जबरन रिटायर कर दिया गया है और अभी तत्काल के लिए क्रिस्टोफर लेनेवे को एक्टिंग आर्मी चीफ बनाया गया है। युद्ध के बीच घोड़ा बदलने का फैसला पूरे अमेरिका में विवाद का विषय बन गया है। रैंडी को न केवल बेहद अनुभवी और सक्षम, बल्कि खाड़ी से लेकर इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में भागीदारी के चलते सबसे बेहतर कमांडर माना जाता था। लेकिन बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ आर्मी को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते थे, उसके लिए रैंडी तैयार नहीं थे। इस्तीफे के लिए जिस घटना ने ट्रिगर का काम किया, उसमें 4 अफसरों के प्रमोशन का मामला प्रमुख रूप से बताया जा रहा है। अखबारी रिपोर्टों के मुताबिक 40 अफसरों में से 36 के प्रमोशन पर हेग्सेथ ने हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन 4 के प्रमोशन की फाइल उन्होंने रोक दिया। पृष्ठभूमि के लिहाज से अगर कहें, इसमें 2 अश्वेत थे और 2 महिलाएं, जिनके प्रमोशन की फाइल रोकी गई। आमतौर पर रक्षा मंत्री या तो पूरी लिस्ट पास करते हैं या फिर सबको एक साथ खारिज कर देते हैं। उनमें से पिक एंड चूज की कोई परंपरा अभी तक नहीं रही है, लिहाजा इस पूरी कार्रवाई को अभूतपूर्व माना गया। रैंडी का कहना था कि मेरिट के आधार पर इनको कतई रोका नहीं जा सकता था, लिहाजा वह इस पर फिर से विचार के पक्षधर थे और इसके साथ ही सेना के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने पर भी वह हेग्सेथ से बातचीत करना चाहते थे और इसके लिए वह उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन हेग्सेथ ने उनको मिलने का समय ही नहीं दिया और फिर नतीजा सामने है, रैंडी को बर्खास्त कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिनको प्रमोशन मिला वो वाइट हैं, पुरुष हैं और ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ईसाई धर्म से उनका रिश्ता है। ये तीनों चीज़ें बहुत कुछ कहती हैं। इस कड़ी में हेग्सेथ ने गुस्से में 2 अन्य सेना के जनरलों को भी बर्खास्त कर दिया है। इसमें मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर और आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के कमांडर जनरल डेविड होडने को भी बर्खास्त किया गया है। यह तस्वीर और फैसला बताता है कि ट्रंप और हेग्सेथ रेजिम न केवल बहुलता और विविधता विरोधी है, बल्कि हर तरह के प्रगतिशील, मानवीय, जनपक्षधर, समाजसेवी, विवेकवान, न्यायप्रिय विचारों की मुखालफत करता है। वरना प्रमोशन 2 अश्वेत और 2 महिला सैनिकों का ही क्यों रोका गया? एक बड़ा सवाल है। अनायास नहीं, पूरे ट्रंप रेजिम को एप्स्टीन क्लास के तौर पर चिन्हित किया जा रहा है और परिभाषित किया जा रहा है। इसमें ट्रंप अकेले नहीं है जिनका दामन अपराधों का भंडार है, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी टीम ही अपराधियों और बलात्कारियों की बना रखी है। हेग्सेथ इस क्षेत्र के सिरमौर कहे जाएंगे। आप कहेंगे हम कोरी बकवास कर रहे हैं, हेग्सेथ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए फिर उसकी जानकारी के लिए हम उनकी जनपत्री के पन्ने पलटते हैं और बारी बारी से उनका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद भी अगर आपका मत नहीं बदलता है तो जरूर हेग्सेथ के प्रति मेरा रवैया पक्षपातपूर्ण है। शुरुआत सबसे पहले जघन्यतम कृत बलात्कार से करते हैं।
ये सज्जन अक्टूबर 2017 में कैलिफोर्निया के मॉन्टरे में रिपब्लिकन पार्टी की महिलाओं के एक कन्वेंशन में हिस्सा लेने गए थे। उस दौरान उन्होंने न केवल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि एक महिला के साथ हयात रिजेंसी होटल में बलात्कार भी किया। यह मामला पुलिस तक पहुंचा था, लेकिन बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए इन्होंने उसको निपटा दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक महिला ने कानूनी प्रक्रिया में जाने की धमकी दी थी। लिहाजा 2020 में उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत उसको मोटा पैसा दिया और बाद में एसोसिएटेड प्रेस ने 2025 में बताया कि यह रकम $50,000 थी। मॉन्टरे पुलिस का तो कहना है कि उनके ऊपर उस दौरान बलात्कार के 2 आरोप लगे थे। एक होटल में आधी रात के पहले हुआ था और दूसरा अगली सुबह 7 बजे। बाद में मॉन्टरे पुलिस विभाग ने जो रिकॉर्ड पब्लिक किया उसमें घटना का पूरा विवरण था। महिला ने बताया कि हेक्सेथ ने जब 2 महिलाओं को गलत तरीके से छुआ तो उसने उसका विरोध किया। इस पर हेक्सेथ ने उससे कहा कि नहीं, मैं अच्छा इंसान हूं। उसने अपने साथ हुई घटना का विवरण देते हुए बताया वह किसी अनजान कमरे में हेक्सेथ के साथ थी, जहां उसने न केवल उसका मोबाइल छीन लिया बल्कि कमरा भी बंद कर दिया। उसके बाद उसने उस महिला के साथ कथित तौर पर रेप किया। बाद में महिला ने एक नर्स को बताया कि उसको लगता है कि उसे कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था। पुलिस ने जब 2 और महिलाओं से पूछताछ की तो उन दोनों ने बताया कि हेक्सेथ ने उनकी जांघ पर हाथ रखते हुए होटल में चलने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद इन महिलाओं में से एक ने पीड़ित महिला को हेक्सेथ से दूर रहने की सलाह दी थी। CNN के मुताबिक इस घटना के बाद पीड़ित महिला एक अस्पताल में यौन हमले की रिपोर्ट दर्ज कराने और रेप किट टेस्ट कराने गई थी। रेप किट परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि हुई, जो पुलिस के लिए बेहद मददगार साबित हुई। उसके बाद हेक्सेथ ने माना कि उन्होंने महिला के साथ सेक्स किया था, लेकिन वह आपसी सहमति से था। वैसे तो किसी के व्यक्तिगत जीवन की जांच परख में नहीं जाना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि मामला एक सार्वजनिक शख्स से जुड़ा है और उसमें अपराध का पक्ष भी शामिल है, इसलिए उस पर बात करना जरूरी हो जाता है। 2004 में हेक्सेथ ने मेरेडिथ स्वार्स से सिनेमोटा में शादी की। दोनों क्लासमेट थे और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। यह शादी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। मेरेडिथ ने दिसंबर 2008 में तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। इस मुकदमे में हेक्सेथ ने खुद स्वीकार किया कि उनके 5 अफेयर हैं, यानी वो 5 महिलाओं के साथ अफेयर में हैं। उस समय वह सामंथा डियरिंग को डेट कर रहे थे, जिनसे उनकी बेट्स ऑफ फ्रीडम में मुलाकात हुई थी। 2010 में उन्होंने डियरिंग से शादी कर ली, जिससे उनके 3 बच्चे हैं। 2017 में उनसे भी हेक्सेथ का तलाक हो गया। यह शादी किस संकट से गुजर रही थी और उसमें किस तरह के खतरे थे, उसको समझने के लिए सामंथा की छोटी बहन के बयान पर गौर करना जरूरी है। NBC न्यूज़ के मुताबिक सामंथा की बहन डैनियल ने एक सीनेटर को एफिडेविट के जरिए यह सूचित किया कि हेक्सेथ के साथ रहते सामंथा के जीवन को खतरा है। फिर बाद में 2019 में हेक्सेथ ने जेनिफर राउसेट से तीसरी शादी की। आपको बता दें कि शादी में मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल हुए थे। महिलाओं के साथ उनका व्यवहार और आचरण किस कदर गंदा था, उसके एक दूसरे उदाहरण से भी समझा जा सकता है। हेक्सेथ के यौन दुराचारी रवैयों को खुद उनकी मां भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। हेक्सेथ को उनकी मां पेनी ने अप्रैल 2018 में एक ईमेल किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले शख्स हो, यही कड़वा सच है और मुझ में ऐसे किसी भी आदमी के लिए कोई सम्मान नहीं है जो महिलाओं को नीचा दिखाता हो, झूठ बोलता हो, धोखा देता हो, इधर उधर संबंध बनाता हो और अपने शक्ति व अहंकार के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करता हो। तुम वही आदमी हो, बिल्कुल वही आदमी, और
कई वर्षों से हो, कोई नई बात नहीं है जो इस तरह से तुम कर रहे हो। ये हेक्सेथ की मां का उनके बारे में विचार है और उनको किया गया ईमेल है। हालांकि बाद में मां का कलेजा पसीज गया। नवंबर 2024 में जब ये मेल न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला तो उसने उनकी मां पेनी से संपर्क किया, जिस पर पेनी ने कहा कि गुस्से और भावुकता में मैंने ऐसा कह दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका बेटा अब बदल गया है, तो लिहाजा इस तरह से माँ पलट गई। एक बेटे का सवाल था और बेटे के प्रति प्यार जो है वो उमड़ आया और वो जान रही थी कि उनके जो है करियर में नुकसानदायक साबित होगा, लिहाजा पलट गई। अपनी सोच और विचार में हेक्सेथ न केवल दूरदर्शीपंथी हैं बल्कि दक्षिण पंथ के हर अतिवाद के साथ खड़े होते हैं। वैचारिक स्तर पर वो कट्टर इस्लाम और कम्युनिस्ट विरोधी हैं और एक हद तक इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। यह बातें उनकी 2 किताबों अमेरिकन क्रूसेड और वॉर ऑन वॉरियर्स में बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती हैं। हेक्सेथ ने अपनी इन किताबों में कहा है कि इस्लाम कोई शांति का धर्म नहीं है और ये कभी था भी नहीं। उसमें कहा गया कि सभी आधुनिक मुस्लिम देशों में ईसाइयों और यहूदियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके मुताबिक इस्लाम परस्त लोग सेकुलरों के साथ मिलकर यूरोप और अमेरिका, साथ ही उनके ईसाई संस्थानों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। उनका मानना है कि इस्लामी जमात के लोगों का प्राथमिक जोर पश्चिम में अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर है, जिसका नतीजा यह है कि शरणार्थिक तौर पर आए मुस्लिम लोगों ने बच्चों की फैक्ट्री खोल रखी है। इसके साथ ही कुरान के प्रति मुसलमानों के समर्पण का हवाला देते हुए वह ईसाइयों के अपने धर्म से दूर होने को एक बड़े खतरे के तौर पर चिन्हित करते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि हेक्सेथ जो है बड़े ईसाई प्रेमी हैं, कट्टर ईसाई समर्थक हैं और दूसरे धर्मों के खुले विरोधी और खास करके इस्लाम के। इसके साथ ही वह वामपंथ से घृणा की हद तक नफरत करते हैं। उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि वामपंथियों ने हमारे सभी परंपरागत राष्ट्रभक्तों को चारों तरफ से घेर लिया है और हर तरीके से उनकी हत्या कर रहे हैं। वो हमारे संस्थापकों को मार रहे हैं, हमारे झंडे को खत्म कर रहे हैं और पूंजीवाद की हत्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि लेफ्ट और राइट के बीच कभी भी एकता नहीं हो सकती है और ना ही दोनों के बीच के विवाद को राजनीतिक तरीके से सुलझाया ही जा सकता है। इस कड़ी में वो अपनी किताब में अमेरिकनिज्म यानी अमेरिकावाद की बात करते हैं, जो कुछ नहीं बल्कि शुद्ध रूप से दक्षिणपंथी लोकप्रियता का शगल है। हेक्सेथ अमेरिकावाद को और ठोस रूप से परिभाषित करते हैं और उसे नारीवाद, वैश्विकता, मार्क्सवाद और प्रगतिशीलता विरोधी बताते हैं। इसके साथ ही कहते हैं कि यदि अमेरिकावाद नहीं तो फिर और कुछ नहीं, केवल और केवल मौत। हेक्सेथ की रक्षा मंत्री पद पर नियुक्ति भी विवादों के घेरे में रही है, क्योंकि उनके जीवन के काले पक्ष उसके रास्ते में बाधा बनकर खड़े हो गए। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जब उन्हें रक्षा मंत्री के तौर पर नामांकित करना चाहा तो आर्म्ड फोर्सेज की सीनेट कमेटी ने रोड़ा अटका दिया। वहां उनके ऊपर यौन दुराचरण, वित्तीय अनियमितता और हद से ज़्यादा शराब सेवन का आरोप लगा। अंत में ट्रंप समेत दूसरे रिपब्लिकन नेताओं के काफ़ी मशक्कत करने के बाद सीनेट ने 50-50 के टाई से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और आखिर में उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने अपना वोट देकर 50 के मुकाबले 51 वोटों से उनकी जीत सुनिश्चित की। यह दूसरी बार था जब अमेरिका के इतिहास में किसी चयन पर सवाल उठाया गया हो। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के ही पहले कार्यकाल में बेट्सी डेवोस के चयन में भी उपराष्ट्रपति को अपना वोट देना पड़ा था। कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ही कार्यकाल में इस तरह की 2 घटनाएं घट चुकी जो इतिहास में कभी नहीं घटी अमेरिका के। हेक्सेथ बुराइयों की खान है। 2016 में उन्हें कंसर्न्ड वेटरन्स फॉर अमेरिका को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर वित्तीय अनियमितता और कार्यस्थल पर यौन दुराचार के आरोप लगे थे। प्लेटफॉर्म के एक विसिल ब्लोअर का कहना था
कि हेक्सेथ ने संगठन के फंड को निजी फंड की तरह इस्तेमाल किया। एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि उसने हेक्सेथ को नशे में सभी मुसलमानों को मार डालो कहते हुए बार बार सुना है। बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने जब हेक्सेथ को वेटरन्स अफेयर के मंत्री के तौर पर चुनना चाहा तो संगठन के सभी लोगों ने उसका विरोध कर दिया। एक सदस्य ने कहा कि हेक्सेथ को चुनने का मतलब युद्ध छेड़ने जैसा होगा। बाद में ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और उस पद पर एक दूसरे शख्स डेविड शुलिन को उन्होंने नियुक्त किया। मिनियापोलिस में 1980 में पैदा हुए हेक्सेथ के लिए दक्षिण पंथ की जमीन बचपन में ही मिल गई थी। मिनेसोटा अमेरिका का वह राज्य है जिसमें तकरीबन 20% प्रवासी रहते हैं। मिनियापोलिस उसी का एक शहर है। एक समय ट्रंप जब प्रवासियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का सामना इसी शहर में करना पड़ रहा है। ऐसे में ऐसी जगह पर स्थानीय लोगों और खासकर अगर कोई गोरा हो तो उसमें प्रतिक्रियावादी भावों का जगना स्वाभाविक है। और जैसे जैसे हेक्सेथ जीवन की यात्रा में आगे बढ़े उनकी यह भावना न केवल मजबूत होती गई बल्कि हर तरह की विकृति का शिकार भी बनती गई। 2002 के दौरान प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करते हुए वह एक पत्रिका द प्रिंसटन टोरी के प्रकाशक बने। इस पत्रिका को भी वो धुर दक्षिणपंथी रास्ते पर ले गए जिसमें घोषित तौर पर यह कहा गया था कि हम पश्चिमी सभ्यता के स्तंभों की रक्षा करेंगे और किसी भी तरह की विविधता का विरोध करेंगे। प्रिंसटन मैगजीन समलैंगिकता को अनैतिक करार देती थी। 2003 में ग्रेजुएशन के बाद हेक्सेथ को सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन किया गया। ट्रेनिंग के बाद ही उन्हें ग्वांटानामो के बदनाम जेल में लगा दिया गया। क्यूबा के पास स्थित इस द्वीप के जेल में इराक, अफगानिस्तान समेत तमाम जगहों के ऐसे कैदी रखे गए थे जो अपनी ज़मीन पर अमेरिका का विरोध कर रहे थे। उसमें सैनिक से लेकर लड़ाके और स्थानीय सामान्य नागरिक शामिल थे। यहाँ कैदियों के साथ क्रूरता के सारे पैमाने तोड़ दिए गए थे। हैवानियत का नंगा नाच हो रहा था। अमानवीय व्यवहार और घोर अत्याचार कैदियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। अमेरिका ने उन्हें यहाँ इसलिए रखा था जिससे उनके ऊपर अमेरिकी कानून न लागू किया जा सके। यहाँ तक उन्हें प्रिजनर ऑफ वार का दर्जा भी नहीं हासिल था। इस तरह से इस अमानवीय जगह पर काम करते हुए हेक्सेथ के सैन्य जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्हें युद्ध के दौरान इराक और अफगानिस्तान के मोर्चे पर लगा दिया गया जहां उनकी इस्लाम विरोधी भावना को नए पंख लग गए। इस तरह से हेक्सेथ के कैरियर की शुरुआत हुई जो धुर दक्षिणपंथी और प्रतिक्रियावादी थी। यहाँ तक कि हेक्सेथ भाई भतीजावाद के आरोप से भी नहीं बच सके। डिफेंस जैसे संवेदनशील विभाग का मुखिया होने के बावजूद उन्होंने उसकी कभी कोई परवाह नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हेक्सेथ फॉरेन डिफेंस ऑफिशियल के साथ बैठकों में अपने पत्नी को साथ लाए, जबकि इन बैठकों में संवेदनशील सूचनाओं पर बात होनी थी। पहली बैठक फरवरी 2026 में ब्रुसेल्स में नाटो ऑफिशियल्स के साथ हुई और दूसरी मार्च में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेलिक्स के साथ पेंटागन में हुई। परिवार किस कदर उनके आधिकारिक दायरे का हिस्सा बना हुआ है उसको इस बात से समझा जा सकता है कि अपने भाई फिल को ट्रंप से अपना सलाहकार नियुक्त करवा लिया और फिर वह हेक्सेथ के साथ हर जगह हर बैठक में मौजूद रहता था। रक्षा विभाग में रहते हेक्सेथ ने वह काम किया जिसको करने से पहले कोई नेता 100 बार सोचेगा। खुद को एक सेकुलर देश कहने वाले अमेरिका में हेक्सेथ ने मई 2025 में पेंटागन के भीतर कामकाज के समय हर महीने धार्मिक प्रार्थना आयोजित करने का फरमान जारी किया। ईसाइयों के लिए होने वाले इस कार्यक्रम में यहूदियों, मुसलमानों और गैर ईसाइयों को शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। यह न केवल भेदभाव वाला कार्यक्रम था बल्कि हर तरीके से वैयक्तिक स्वतंत्रता के भी खिलाफ था। लिहाजा लोगों ने इसकी मिलिट्री, रिलीजियस
फ्रीडम फाउंडेशन से शिकायत की। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन फाउंडेशन ने कहा कि ऐसा लगता है कि वहां ईसाइयों का पक्ष लिया जा रहा है और गैर ईसाइयों के साथ खुलेआम भेदभाव हो रहा है। समय आगे बढ़ने के साथ हेक्सेट की यह दक्षिणपंथी कट्टरता दिमाग से निकलकर उनके शरीर पर नमूदार हो गई और टैटुओं के रूप में सामने आई। उन्होंने अपने शरीर पर कई टैटू बनवा रखे हैं। एक में उन्होंने ईसाई धर्म के फ्रेज गॉड विल यानी ईश्वर की मर्जी को खुदवा रखा है। इसके साथ ही अपने सीने के दाहिने हिस्से पर यानी छाती पर उन्होंने यरूशलेम क्रॉस का निशान बनवा रखा है। चलिए, या अपने धर्म तक सीमित रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ पर बने टैटू के नीचे उन्होंने काफिर शब्द लिखवा रखा है, जो बताता है कि वह घोषित तौर पर इस्लाम विरोधी है। यही वजह है कि ढेर सारे मुसलमान उन्हें इस्लामोफोबिक करार देते हैं। रक्षा मंत्री रहते भी उन्हें कई आलोचनाओं से गुजरना पड़ा। चर्चित सिग्नल केस कौन नहीं जानता है, जिसमें सिग्नल ग्रुप में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर को उन्होंने जोड़ दिया था और उस बैठक में रक्षा विभाग के तमाम अफसरों के साथ कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत हुई थी। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका खुलासा किया था। कैरेबियाई समुद्र में ड्रग ट्रैफिकरों को सीधे मार डालने का उन्होंने आदेश दिया था, जो न केवल मानवता विरोधी था बल्कि हर लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का खुला उल्लंघन था। मिलिट्री के भीतर ईसाइयत को बढ़ावा देने का आरोप उन पर शाश्वत है और इस समय के ईरान युद्ध में हेक्सेट क्या पूरा अमेरिका तमाम मानकों पर नंगा हो गया है और जो तस्वीर सामने आ रही है वह पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। और अब आलम यह है कि अमेरिका में ही उनके खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग शुरू हो गई है और यह कोई और नहीं बल्कि रिटायर मेजर जनरल रैंडी जैसे लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेंटागन का ईरानी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चरों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है, लिहाजा उसका किसी भी कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए और उसके लिए चूंकि हेक्सेट सीधे जिम्मेदार हैं, इसलिए युद्ध अपराध का मुकदमा उनके खिलाफ चलाया जाना चाहिए। बहरहाल, आपने पूरा कार्यक्रम देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। अगले समय मैं किसी और विषय के साथ आपके सामने आऊँगा और हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जनचौक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।